साथियों, मैं विनय मंजंदा, सचिव हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ की ओर से आज आपको मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर S.P. वर्मा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी KGMU लखनऊ में, और बहुत सालों से हीमोफीलिया के मरीजों को देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। आज इनका जो टॉपिक है जिस पर ये बात आपको करेंगे वो है काफ़ी मुश्किल स्थिति, यानी कि जब एक हीमोफिलिक व्यक्ति को दिमाग में ब्लीडिंग होती है, अर्थात दिमाग में रक्तस्राव होता है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ब्रेन ब्लीडिंग। तो ऐसी स्थिति बड़ी आपातकालीन स्थिति होती है। तो हमें और टॉपिक विषयों के अलावा इस पर भी जानना जरूरी है। तो आज डॉक्टर S.P. वर्मा आपको इस पर प्रकाश डालेंगे कि ब्रेन ब्लीडिंग जब हो, यानी दिमाग में रक्तस्राव होता है जब, तो हमें क्या क्या सावधानियां करनी, कैसे पहचानना है, उसका इलाज ये कैसे करते हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। लीजिए, मिलिए डॉक्टर S.P. वर्मा से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर S.P. वर्मा है। मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया मरीजों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है और ये एक्स लिंक्ड होती है। तो जो इसमें जो फीमेल्स हैं वो कैरियर होती हैं और जो मेल होते हैं उनमें ये बीमारी जो है प्रकट होती है। तो हीमोफीलिया में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है जोड़ों में ब्लीडिंग, मसल्स के अंदर ब्लीडिंग, जो कि चोट लगने के बाद भी हो सकती है और अपने आप भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम होती है और बार बार ब्लीडिंग होने के कारण जो हीमोफीलिया के सारे कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो होते हैं। तो उसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ ब्लीडिंग ऐसी होती हैं जो सीरियस होती हैं, जिनमें जान का खतरा रहता है। ऐसी ही कुछ ब्लीडिंग्स के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है CNS ब्लीड की, या जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाना। तो जो ब्रेन की ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी रिस्की होती है और हीमोफीलिया पेशेंट्स में ये, हालांकि और ब्लीडिंग के कंपैरिजन में, जैसे कि जॉइंट ब्लीड है, मसल ब्लीड है, उसके कंपैरिजन में तो अनकॉमन है, लेकिन ओवरऑल ये एक कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशन है जो हीमोफीलिया के मरीजों में देखने को मिलता है। अगर ये देखें कि इसका कारण क्या है, ब्रेन में ब्लीडिंग क्यों होती है, तो ज़्यादातर केसेस में तो ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलती है, चोट लगने की हिस्ट्री मिलती है, सिर में चोट लग गई हो ऐसी हिस्ट्री मिलती है। लेकिन कुछ मरीजों में ये हिस्ट्री नहीं मिल पाती, स्पेशली छोटे बच्चों में जो है, छोटे बच्चे इसको नहीं बता पाते कि कहीं चोट लगी या नहीं लगी। कभी कभी बहुत छोटी चोट भी, माइनर ट्रॉमा से भी अगर सिर में चोट लगी है तो उसके बाद भी कुछ दिनों बाद भी, चोट के कुछ दिनों बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है चोट, सर में चोट लगना। इसके अलावा जो है, जो इनहिबिटर वाले जो मरीज होते हैं उनमें जो ब्रेन में ब्लीड वो ज़्यादा होता है 5 साल से कम के बच्चों में, और 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो हीमोफीलिया के मरीज हैं उनमें ब्रेन ब्लीड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में ब्रेन ब्लीड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब कारण हैं जो ब्रेन में जो ब्लीडिंग को कैसे पहचाने, क्या लक्षण होते हैं, अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे जो कॉमन जो लक्षण है वो है सिर का दर्द। कोई भी नया सिर दर्द हीमोफीलिया मरीजों में वो ब्रेन ब्लीड के कारण हो सकता है। सिर के दर्द के अलावा जो दूसरे लक्षण हैं वो है उल्टी होना। इसके अलावा हाथ पैर में कमजोरी आना, जिसको कहते हैं फालिस। तो इस तरह से फालिस का जो अटैक है वो भी पड़ सकता है ब्रेन ब्लीडिंग के कारण। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो, छोटा बच्चा है तो अगर वो बोलना बंद कर दे, बिल्कुल सुस्त पड़ जाए, रिस्पॉन्स ना दे, रो रहा है और जिसका कारण नहीं पता चल रहा है, इस तरह के अगर लक्षण होते हैं तो ये भी ब्रेन में ब्लीडिंग के कारण हो सकता है। तो जैसे ही अगर इस तरह के कोई लक्षण होते हैं, तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह के मरीज हॉस्पिटल में आते हैं तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण है जिसमें कि बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है या हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुई है। ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं होता। तो हम लोग तुरंत जो है पेशेंट को फैक्टर लगाते हैं हाई मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, जिससे कि 100% हम फैक्टर लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकें।
और ये मेंटेन करने पे जो फर्दर जो आगे की ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, उसके रुकने की संभावना होती है। ब्रेन के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, हमारी खोपड़ी में स्पेस नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी ब्लड ब्लीडिंग होगी तो वो और ज़्यादा जगह लेती है, जिससे कि जो नॉर्मल हमारे सांस लेने वाले जो सांस और जो हृदय के सेंटर्स हैं उस पर दबाव पड़ने लगता है, जिसके कारण जो है जान का खतरा रहता है। तो ये एक बहुत ही सीवियर इमरजेंसी होती है और इसमें जो है तुरंत इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। हम इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांचों के लिए सीटी एमआरआई के लिए नहीं भेज सकते हैं। पहले हम फैक्टर लगाते हैं और उसके बाद ही हम उसको जो है सीटी या एमआरआई के लिए भेजते हैं, जिससे कि कंफर्म हो सके कि ब्लीडिंग हुई है तो कितना अमाउंट में ब्लीडिंग है और कहाँ पे ब्लीडिंग है, जिससे उसका आगे उपचार हो सके। फैक्टर्स जब ब्रेन ब्लीडिंग में लगाए जाते हैं तो जनरली जॉइंट ब्लीड के लिए हम लोग जो जोड़ों में ब्लीडिंग के लिए केवल 1 या 2 दिन फैक्टर लगाते हैं, 2 या 4 डोजेज लगाते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुआ है तो उसमें फैक्टर जो है वो कम से कम 2 हफ्ते के लिए लगाया जाता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको 80 से 100% फैक्टर का लेवल मेंटेन करें, जिससे कि जो है दोबारा उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ना रहें। ये देखा गया है कि एक बार ब्रेन ब्लीडिंग होने के बाद दोबारा शुरू के 1 या 2 हफ्ते में दोबारा ब्रेन में ब्लीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फैक्टर जो है वो थोड़ा लंबे समय तक लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो ब्रेन ब्लीडिंग के पेशेंट हैं उनका इवेल्युएशन जो है वो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर और न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर भी करते हैं। कभी कभी इन मरीजों में अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हुआ है या अगर सांस और हार्ट के जो सेंटर्स हैं वो अगर उस पर प्रभाव पड़ रहा है, हृदय गति पे या श्वास की जो गति है उस पर फर्क पड़ रहा है, तो ऐसे में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है। सर्जरी के लिए पर्याप्त मात्रा में फैक्टर की जब उपलब्धि होती है तब हम ऐसे मरीजों को सर्जरी के लिए न्यूरोसर्जन से सलाह लेते हुए सर्जरी के लिए उनको पोस्ट करते हैं और फैक्टर के कवरेज के अंदर ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक फैक्टर्स देना पड़ता है, जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हुए एडमिट करके पेशेंट्स को देते हैं और इस तरह से हम लोग इस पेशेंट्स को फॉलो करते हैं।